देवेंद्र जी ने 2019 में एक गलती की थी। अजीत पवार के साथ में उन्होंने सरकार बनाने का 1.5 दिन का एक जिम्मेवारी उठाई। ये भविष्यवाणी की थी कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक आध टक्का कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो उसमें अपनी टांग फंसा सकते हैं, मगर नहीं। एकनाथ शिंदे को मैंने पहले भी बोला था कि उसको कम मत आंको। वो आदमी दाढ़ी पे हाथ घुमाता हुआ अगर शिवसेना लेकर जा सकता है, वो इतना पावरफुल बैठा हुआ है कि देवेंद्र कौन सी चाल कब चलेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। देश देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री के रूप में भी देख पाएगा। 32 तक नहीं हुआ तो 36 तक जरूर होगा। मेरी एक ही प्रार्थना है पवार साहब से कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब प्रकृतिला काळजी घ्या कि अजीत दादा पवार अपने काका को वापिस अपना मेंटर बनाकर या कि एनसीपी का आगे का सारा कार्यक्रम जो है सुप्रिया और अजीत पवार देखेंगे। बहुत से लोग ये विचारते हैं मुझे कि एक एमएलए नहीं, एक कारपोरेटर नहीं, ये आदमी को भीड़ कैसे जमा होती है। अगर इकट्ठे आते भी हैं किसी स्वार्थ के कारण तो कितनी देर चलेंगे, इस बात के ऊपर बहुत बड़ी शंका। तो राजनीति में एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि राजनीति में खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। आप ये बात को भूल जाओ कि एकनाथ शिंदे का अस्त होने वाला है। एकनाथ शिंदे के दिन खत्म, अरे कहाँ खत्म हो गए सर। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में इतना अच्छा है कि किसी भी तरह का शत्रु जो है उसके सामने पस्त हो जाए। मित्रांनो, 22 तारीख किंवा 22 हा आकडा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूपच महत्त्वाचा आहे। कारण याच दिवशी महाराष्ट्राचे दोन दिग्गज नेते म्हणजे देवेंद्र गंगाधर फडणवीस आणि अजित अनंतराव पवार या दोन नेत्यांचा वाढदिवस 22 तारखेला येतो, 22 जुलैला। 2022 सालीच महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं सगळ्यात मोठं महासत्तांतरही घडलं। येत्या काही दिवसामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक उलथापालथी होणार आहेत आणि त्याच वेळेला येणारा देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा वाढदिवस आणि त्यांचं येणारं वर्ष हे महाराष्ट्राला, या दोन्ही नेत्यांना, त्यांच्या समर्थकांना आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाला कसं असणार आहे हेच आपण समजून घेणार आहोत। आणि त्यासाठी मी आलेलो आहे पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडे। पंडित राजकुमार शर्मा यांनी राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील याबाबतची 10 वर्षात 4 वेळा भविष्यवाणी केली होती आणि तेच पंडित राजकुमार शर्मा या दोन्ही भावांची युती ही राजकीय वाटेवर जाणार की नाही, त्याच वेळेला फडणवीस आणि शिंदे यांचंही काय चाललंय हे आपल्याला कुंडलीच्या आधारे समजावून सांगणार आहे। मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याशी आपण आता याच संदर्भातल्या गप्पांना, चर्चांना सुरुवात करणार आहोत। पंडितजी, आपलं खूप खूप स्वागत टाइम महाराष्ट्राच्या या विशेष प्रस्तुतीमध्ये। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। टाइम महाराष्ट्र के सभी प्रशंसकों को, प्रेक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंडितजी, मला एक सांगा, आज आता आपण भेटतोय त्याचं निमित्तच आहे महाराष्ट्रातल्या दोन दिग्गज नेत्यांचा वाढदिवस। त्यातले एक आहेत देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, आणि दुसरे आहेत अजित अनंतराव पवार। मी सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला हे विचारू इच्छितो की या दोघांमध्ये वयाचं 11 वर्षाचं अंतर आहे, पण दोघांच्या कर्तृत्वाबद्दल सांगायचं तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला सिक्का हा जोरदार खणखणीतपणे वाजवून दाखवलेला आहे। अजितदादांना थोडा अजून वेळ लागणार आहे। अजितदादा 5 वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले, पण सगळ्यात आधी आपण समजून घेणार आहोत तुमच्याकडून कुंडलीच्या आधारावर येणारं वर्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी कसं असेल आणि पुढची 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी कशी असतील। आपने जो सवाल किया, इस सवाल का बड़ा सुंदर उत्तर है कि भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। उम्र का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्क जुकरबर्ग 20 साल की उम्र में मल्टी बिलियनर हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस 11 साल छोटा होकर मुख्यमंत्री हो सकता है, और 11 साल बड़ा जो अजीत पवार है वो उप मुख्यमंत्री हो सकता है। यहाँ पर भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है साहब। कप धोने वाला आदमी चीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बकरियां चराने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, और एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाते हुए
उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसलिए इस विषय को आप निकाल दीजिए कि उम्र का इसमें कोई हिसाब किताब है। आज देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, जिनका जन्मदिन है 22 तारीख को, 22 जुलाई 1970 बुधवार का दिन था, और शाम के सुबह के 10:29 सुबह नागपुर में उनका जन्म हुआ। और पिता से विरासत में राजनीति ज़रूर मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में उन्होंने अपना राजनीतिक अभ्यास किया। देश की सेवा करने के लिए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गायन किया, और कहीं ना कहीं अपनी स्थिरता से, देखिए राजनीति में अस्थिरता होती है, पर देवेंद्र के चेहरे पे मैंने अस्थिरता कभी नहीं देखी, हमेशा स्थिरता देखी है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको मैं हमेशा, जब भी कुंडलियां बड़े बड़े लोगों की देखता हूं राजेश जी, टाइम महाराष्ट्र के प्रशंसकों को और चाहने वालों को एक बात बता देता हूं कि जब भी मैं देवेंद्र की कुंडली देखता हूं तो मुझे एक बहुत दिग्गज व्यक्ति स्मरण में आता है, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कुंडली जब मैं देखता हूं या देवेंद्र की कुंडली देखता हूं तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में 60 से 70% समानता दिखाई देती है। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में कुंभ राशि है। एक बात ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि में आखिरी साढ़े सती चल रही है। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, आप कम से कम 100 बरस जिए, स्वस्थ रहें, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा आपको। और अब आपकी जब कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण पंडित एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसी के ऊपर अध्ययन करता हूँ, यही बताते आया हूँ, तो कुंभ राशि के ऊपर अभी भी साढ़े सती चल रही है। एक बात का ध्यान रखिए राजेश जी, देवेंद्र जी ने 2019 में एक गलती की थी। अजीत पवार के साथ में उन्होंने सरकार बनाने का 1.5 दिन का एक जिम्मेवारी उठाई थी, क्योंकि आदमी के बुरे ग्रह उसको गलतियां करवाते हैं। 2019 में उन्होंने वो गलती की थी। उसके बाद में 2022 में सत्ता में आए, सत्ता में आने का भी स्वाद पूरा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि केतु की महादशा देवेंद्र फडणवीस की 2019 में लगी थी। 4/3/2019, 4 मार्च 2019 के बाद ही देवेंद्र फडणवीस, और आपने देखा होगा कि शरद पवार साहब ने उद्धव जी के साथ बैठकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया, और उस गठन में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को टाटा बाय बाय कर दिया और उनकी मुख्यमंत्री पद छिद गई। और उसके बाद जब 2024-22 की बारी आई, आपके सामने हमने बहुत से कार्यक्रम किए, राजेश जी के साथ में उस दिन कार्यक्रम किया जिस दिन एकनाथ शिंदे सीएम बना जी। मैं तो चाहूंगा कि आप इसके ऊपर हमारे लोगों को थोड़ी रोशनी डालें, बताएं। उस दिन भी हमने ये बोला था कि एकनाथ शिंदे, मतलब देवेंद्र के सीएम बनने के योग बहुत कम है, और वो उप मुख्यमंत्री बने। पर 2024 में हमने छाती ठोककर और बहुत ही तटस्थता के साथ अपने सारे इंस्टाग्राम पे, सारे मीडिया पे, टाइम महाराष्ट्र की वाहिनी पर ये भविष्यवाणी की थी कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। 1-8% कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो उसमें अपनी टांग फंसा सकते हैं, मगर नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुए। और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ में मुख्यमंत्री होने का श्रेय एकनाथ शिंदे और अजीत अनंतराव पवार को भी मिला। अजीत अनंतराव पवार की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कुंडली अच्छी ही है, तो 5 वक्त वो डिप्टी सीएम बन गए ना। कितना बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र की सेवा करने का 30 साल का, 25 साल का उनको आज के दिन अभ्यास हो गया है। और एकनाथ शिंदे की कुंडली का अध्ययन करें तो 2012 से, ध्यान रखिए, 2012 से लेकर 2029 तक एकनाथ शिंदे की कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है। देखिए, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एकनाथ शिंदे को मैंने पहले भी बोला था कि उसको कम मत आंको। वो आदमी दाढ़ी पे हाथ घुमाता हुआ अगर शिवसेना लेकर जा सकता है तो दाढ़ी पे हाथ घुमाता हुआ उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह दशा ही आपका भाग्य उदय करती है, राजा बनाती है और रंक बनाती है। इसलिए एकनाथ राव, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन तीनों की जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली
अभी तक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की महादशा खत्म नहीं हुई है कोचरेकर जी। ये 3/3/2016 तक है और उसके साथ में के कुंभ राशि में साढ़े सती का आखिरी 2.5 साल चल रहा है। नाही, पंडितजी मला सांगा, केतूची महादशा आणि कुंभ मध्ये सुरू असलेली साडेसती याने देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या काळामध्ये फायदा होणार, त्यांच्या समर्थकांना सुखद धक्का मिळणार की फडणवीसांना अडचणींचा सामना करावा लागणार? देखिए, फडणवीस की कुंडली में शेवटी ये जो जितने भी ईवल प्लैनेट्स हैं ना, दैत्य ग्रह जिसको बोलते हैं, ये केतु राहू वगैरह, केतु राहु शनि शुक्र, ये जाते हुए आपको बहुत बड़ा जैकपॉट दे के जाते हैं। और कहते हैं कि शनि जब साढ़े सती के आखिरी 2.5 साल में होता है तो वो आपको एक बड़ा जैकपॉट दे के जाता है। तो देवेंद्र को तो उसने जैकपॉट दे दिया ना, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहीं भी राष्ट्रीय पातळी पर कहीं ना कहीं एक बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। पंडितजी, पण मला एक सांगा, मला तुम्हाला राजकीय दृष्ट्या नाही विचारायचं आहे, 2014ला देवेंद्र फडणवीसांचं मुख्यमंत्री पद ते भूषवत होते, त्यावेळेला त्याचं असलेले जे फोटो फिनिशिंग ज्याला आपण म्हणतो ती वेगळ्या स्वरूपाची होती, एकदम चकाचक आणि अत्यंत आत्मविश्वासपूर्वक असं त्यांचं नेतृत्व होतं. आता ते पुन्हा मुख्यमंत्री झालेत, ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेत, पण ते काहीसे हरवल्यासारखे किंवा काहीसे खूपच सावध दिसत आहेत. कुंडलीच्या आधारावर असा कोणता ग्रह आहे की जो देवेंद्र फडणवीसांना प्रचंड सावध करून गेलेला आहे? ते खूपच हुशार आहेत, बुद्धिमान आहेत, वक्तृत्व त्यांच्याकडे आहे, नेतृत्व आहे, तरी सुद्धा गेले 6 महिन्याहून अधिक काळ मला देवेंद्र फडणवीस अधिक सावध असल्याचं दिसतंय. देखिए, चंद्रमा जो है ना, मन का कारक है, माँ का कारक है। मन ही तो है जो जीवन में सब कुछ करता है, भटकाता है। और सूर्य जो है वो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। आपने मुझे कुंडली के हिसाब से विश्लेषण करने को बोला है, तो देवेंद्र की कुंडली में राहु और चंद्रमा एक ग्रहण योग बनाकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनके जीवन में मूड स्विंग होंगे। अगर वो हरोलेले दिखते हैं या कहीं डिप्रेसिव दिखते हैं तो डेफिनेटली उन दिनों चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं राहु से कंजाइन हुआ होता है। कभी कभी वो आपको शेर के भांति दहाड़ते हुए दिखेंगे, कभी कभी आपको वो सिंपल चुपचाप बैठे दिखाई देंगे। मगर मकर, एक बात ध्यान रखिए, मंगल यानी उनका जो मंगल और बुध और सूर्य है, मंगल और सूर्य इतना पावरफुल है। 11वें घर में बैठा हुआ, इनकम के घर में, उसको करियर का घर भी देखते हैं, वो इतना पावरफुल बैठा हुआ है कि देवेंद्र कौन सी चाल कब चलेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, चाणक्य जो थे, ऐसा कहा जाता है कि ऐसी भाषा में चंद्रगुप्त को एक ज्ञान दे देते थे कि चंद्रगुप्त जो है वो झोपड़पट्टी से उठकर चक्रवर्ती सम्राट बन गया। और देवेंद्र के पीछे कौन सा ऐसा गुरु है उसका मुझे ज्ञान नहीं है, मगर डेफिनेटली मंगल और सूर्य, मंगल अंगारक है, सूर्य ज्वलंत है, जपाकुसुम सौकाशम काश्यपे महादुतिम। तो ये दोनों ग्रह जब एक जगह पे आपकी कुंडली में बैठे हों, वो भी कर्क राशि में, तो कहीं ना कहीं आप डरे डरे भी ऐसा काम कर जाते हो कि दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए मुझे कहीं भी कुंडली में ऐसा नहीं लगता है कि, देखिए 2019 में जब वो नहीं बने तो डेफिनेटली ही वाज इन डिप्रेसिव मूड। जब आदमी के हाथ से सत्ता निकल जाती है तो डेफिनेटली वो डिप्रेस हो जाता है। तो थोड़ी बहुत डिप्रेशन 2019-20 में आई होगी उनको, मगर आज की परिस्थिति में केतु जाते हुए उनको बहुत कुछ दे गया। शनि की महादशा, शनि कुंभ में साढ़े सती उनको बहुत कुछ अभी जाते हुए दे गई। दूसरे डहिये में तो उनको घर बिठा दिया उसने। अभी जो वातावरण है आगे 3/3/2026 के बाद उनकी शुक्र की महादशा शुरू होगी। सर, शुक्र की महादशा, शुक्र की महादशा ध्यान रखिए। आप कुंडली में 11 और 5 नंबर याद रखिए। 11 नंबर में राहु और 5 नंबर में देवेंद्र की कुंडली में केतु। आदरणीय मनमोहन सिंह की भी राहु और केतु की महादशा, केतु इन्हीं घरों में था, 11 और 5 में, और 7 प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो 5 नंबर में इनके शुक्र बैठा हुआ है। पंडित जी, मुझे एक सवाल है। नहीं, एक सेकंड के लिए आपने मुझे, लेट मी कंप्लीट हियर, जो प्रधानमंत्री बन गए, वहां पे ही आ रहा हूं मैं।
शुक्र की महादशा के 7 से 12 साल के अंदर अंदर 2026 3 मार्च 2026 को शुक्र की महादशा उसकी शुरू होती है। 7 से 12 सालों में एक ऐसा काम, ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा अवसर आएगा कि देश देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री के रूप में भी देख पाएगा। 32 तक नहीं हुआ तो 36 तक जरूर होगा। बाइट संभाल के रख लो आप, टाइम महाराष्ट्र वाले और टाइम महाराष्ट्र के जितने परीक्षक हैं, संभालून ठेवाय माझी बाइट कि 2036 हिजे अगोदर देवेंद्र फडणवीस इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये ग्रह दशा बताती है, मेरा विश्लेषण बताता है। आज तक 30 सालों में मैंने हजारों लाखों भविष्यवाणियां की। आपके मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी भविष्यवाणी है जिसको भोलेनाथ जुठला सकते हैं, और उनके पिताजी का नाम गंगाधर है। पंडितजी, मला सांगा, आता हे झालं देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल. अजित पवार यांच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे कुंडलीच्या आधारावर? देखिए, अजीत पवार का जन्म 22/7/1959 यानी 59 को हुआ, और ये एक 159 अजीत दादा पवार, अनंत अजीत, प्रवरानगरमध्ये त्यांचा जन्म झाला. यस, वेरी क्लोज टू अहमदनगर, अहमदनगर, बरोबर. अहमदनगर, क्योंकि शायद उनकी माताजी वहां की थी। तो उन, और जानकर आपको भी प्रसन्नता होगी कि कुंभ राशि है उनकी भी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि दादा का शनि बड़ा उत्तम है, इसलिए वो सत्ता से बाहर नहीं हुए। चाहे विरोधी आकर सरकार बना जाए तो भी उनको दादा की जरूरत पड़ी, चाहे उनके मित्र आकर सरकार बना जाए तो भी उनको दादा की जरूरत पड़ी। तो इस वक्त उनकी बुध की महादशा चल रही है। देखिए, आपका जो प्रश्न था, क्या अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? मुख्यमंत्री की अभिलाषा किसको नहीं होती, मगर यहाँ नशिबात असायला पाहिजे, नशिबात आहे। आणि एक गोष्टी मी सांगतो आपले मराठी प्रेक्षकांना की मी मराठी बोलू शकतो आणि बोलतो मी मराठी, पण हे कार्यक्रममध्ये मी मुद्दाम हिंदी कशाला बोलतो की हे कार्यक्रमला पूरा भारत बघतो, पूरा देश, जगभरात लोक बघतात आणि त्यांना जास्ती मराठी समजत नाही, त्यामुळे ते परत परत मला फोन करून विचारतात की पंडितजी तुम्ही तिकडे मराठीमध्ये काय बोलले होतो? आत्ता गुरुपौर्णिमाला मी 2 शो केले, दोघे शोज माझे मराठीमध्ये होते। एक गोष्टी ऐकून घ्या, लोक मला विचारतात आपण कोण, आपण कुठले? मी सांगतो आम्ही पराठी म्हणजे मी पंजाबी आणि मराठी। पुण्याला माझा शिक्षण झाला, त्यामुळे मी मराठी सुरेख बोलू शकतो आणि मराठीत आय प्रॉमिस यू ऑल that I am going to start one very big show with the Time Maharashtra's editor राजेश कोचरेक, आणि ते शोला फक्त मराठी बोलणार। तुमचा आशीर्वाद असू द्या, पण हे कार्यक्रम फार मोठा आहे आणि लोक जगभरात बघतात, त्यामुळे मी मराठी हिंदी स्विच करतो। आत्ता तुम्ही ह्यांची कुंडलीमध्ये, दादाची कुंडलीमध्ये 2028 चे नंतर मुख्यमंत्री बनने के योग हैं, बट नॉट टिल 2028। बरोबर आहे। मला काय म्हणायचं आहे की गुणवत्तेच्या आधारावर, आता जसं तुम्ही म्हणालात की मनमोहन सिंग यांच्या कुंडलीतला योग सांगितला तुम्ही, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुंडलीतला योग सांगितला, एकनाथ शिंदेच्या कुंडलीबद्दल उल्लेख केला, दादांची कुंडली गुणवत्तेच्या आधारावर, कंटेंट, ताकद या आधारावर किती चांगली है? डेफिनेटली एक सक्षम मुख्यमंत्री होने का पूरा उनके पास कुंडली में संजोग है, ग्रहों का निर्माण है, और डेफिनेटली उनके जीवन में एक ऐसा मौका आएगा कि वर्षा में हम उनके साथ पोहे खाएंगे। मला सांगा की आता आपण हा विषय निघालाच आहे, या कुंडलीच्या आधारावर आपल्या काकांपासून दुरावलेले अजित पवार एकत्र येण्याचा योग किती दिसतोय? ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 12/12/1940 5:30 मेष राशि, बुध की महादशा, बुध में केतु चल रहा है। मेरी एक ही प्रार्थना है पवार साहब से कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप प्रकृतीला काळजी घ्या, आणि देवाची कृपा, आपके जैसा इस देश में राजनेता पैदा नहीं हुआ। आपने इतना परिश्रम किया, राजनीति का पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक अगर किसी ने ABC लिखनी है तो खाली सिल्वर ओक के सामने बैठकर प्रार्थना करेगा तो डेफिनेटली उसको हवा से राजनीति सीखने को मिलेगी। इसलिए पवार साहब की कुंडली का मैं जब अध्ययन करता हूँ तो मुझे
इस कुंडली में साफ साफ नजर आता है कि अजीत पवार के साथ में उनका प्रेम अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। 12 नवंबर 2025 से पहले पहले शरद पवार और अजीत पवार एक हो सकते हैं, और पॉसिबल है कि अजीत दादा पवार अपने काका को वापिस अपना मेंटर बनाकर, या शरद पवार साहब हैं रिटायरमेंट ले लें और सुप्रिया के साथ में अजीत पवार जो है अपनी राजनीति चमकाते बैठे। 12 नवंबर 2025, ये दिन दूर नहीं। एंड लेट मी टेल यू, फ्रॉम 13 जुलाई, 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि वक्री हैं। 138 अजीत पवार के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लोग और इधर उधर से भी टूटकर अजित पवार की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पंडितजी, मला एक सांगा की हे तुम्ही सांगताय हे कुंडलीच्या आधारावर, पण जे मी राजकीय वर्तुळ बघतोय किंवा मला जे काय राजकीय थोडंफार ज्ञान आहे, माहिती आहे, लोक माहिती पुरवतात, त्यानुसार 3 मोठे नेते किंवा 3 ते 4 महत्वाचे नेते हे अजित पवारांना शरद पवारांच्या जवळ येऊ देत नाहीयेत किंवा ते येऊ देणार नाहीत, असा योग कुंडलीत दिसतोय का? सी एक बात ध्यान रखिए, जब समय आता है ना तो अजीत पवार अपने उस काका को छोड़कर चले जाते हैं जो काका ने कभी सोचा भी नहीं था। करेक्ट। तो वो समय भी आने वाला है जिसमें वो 3-4 नेता जो है वो भी प्रणाम करेंगे कि अजीत पवार साहब आप छोड़िए, हम आपके साथ हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि ये 138 13 तारीख को शुरू हुई है, ये 13 जुलाई को ये पीरियड शुरू हुआ है। 27 नवंबर तक ये पीरियड ऐसा है जिसमें पवार साहब जो हैं, सीनियर पवार साहब, मातोश्री बुलाकर ये हो सकता है पत्रकार परिषद लेकर बोलें कि एनसीपी का आगे का सारा कार्यक्रम जो है सुप्रिया और अजित पवार देखेंगे। पंडितजी, आता तुम्ही एकत्र येण्याबद्दल बोललाच आहात अजित पवार आणि शरद पवार यांच्याबद्दल। मला आता सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष ज्या प्रश्नाकडे लागलेलं आहे तो प्रश्न आहे की राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल तुम्ही 2015 पासून भविष्यवाणी करत होतात। आतापर्यंत 4 वेळा तुम्ही माझ्या शो मध्ये बोललात की हे एकत्र येतील, ते एकत्र आले। राज आणि उद्धव एकत्र आले, पण ते मराठीच्या प्रश्नासाठी एकत्र आले, ते राजकीय दृष्ट्या एकत्र येतील का? कुंडलीच्या आधारावर इतका खमकेपणा उद्धव ठाकरे हे दाखवू शकतात, राज ठाकरे दाखवू शकतात का? आणि जर दाखवू शकणार नसतील तर दोघांची कुंडली या राजकीय वाटचालीबद्दल काय सांगते? देखिए, 2 बातें ध्यान रखिए कि एक छोटी सी बाइट मैंने टाइम महाराष्ट्र की वाहिनी पर गुरु पूर्णिमा के दिन दी थी। अब मैं यहाँ पर इसका संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। राज ठाकरे की कुंडली मकर राशि की है। 29 मार्च 2025 को राज ठाकरे की साढ़ेसती खत्म हो गई। जब उन्होंने अपना चिन्ह बदला तो उस दिन भी एक उनके घर के सामने एक पत्रकार परिषद हुआ था, तो कुछ पत्रकारों ने मेरी इंटरव्यू ली थी। बहुत से लोग ये विचारते हैं मुझे कि एक एमएलए नहीं, एक कारपोरेटर नहीं, ये आदमी को भीड़ कैसे जमा होती है। तो मित्रों, बात ध्यान से सुन लो। बाला साहब ने इतने साल मेहनत करने के बाद उनको राजनीति में सफलता कब मिली, कितने सालों बाद मिली सर, आप बताइए? महाराष्ट्र में 29 साल के बाद। 29 साल के बाद, 2007 से लेकर आज 2025 18 साल राज को हो गए। पहले तो उनको सफलता मिली, 13 एमएलए मिले थे और बहुत से जगह पे उनके कारपोरेटर भी थे। नासिक में तो उनका ही बीएम नासिक सत्ता थी, महापौर था। आगे आने वाले दिनों में ये दिन दूर नहीं, राज ठाकरे। पंडित जी, वो राज ठाकरे कितने महान है ये तो मैं आई एम कमिंग देयर। मुझे मकर राशि राज ठाकरे की और सिंह राशि उद्धव ठाकरे की। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। उस दिन की फुटेज भी देख लो जब वो एक दूसरे के साथ गले मिले हुए थे। परिवार कहाँ बैठा है और उनका परिवार कहाँ बैठा है और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। कुंडली के हिसाब से सिंह राशि का, एक बात ध्यान रखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जो शनि का पुत्र है, मगर उनमें कभी भी आपस में बनी नहीं, कभी भी आपस में ठनी नहीं। अगर इकट्ठे आते भी हैं किसी स्वार्थ के कारण तो कितनी देर चलेंगे, इस बात के ऊपर बहुत बड़ी शंका कुंडली के ग्रहों के विश्लेषण के ऊपर नजर आती है
क्योंकि कहीं ना कहीं इकट्ठे होने का कार्य जो है वो स्वार्थ हेतु होगा, मगर बीएमसी में जो अभी इमीडिएटली एक पॉल उछलना है, बीएमसी में जो मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मुझे तो वहां भी इकट्ठे आते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, एक परिवार इकट्ठा होते होते अगले 5 से 7 साल लगेंगे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अमित राज ठाकरे की और आदित्य उद्धव ठाकरे की होगी। ये मैं बार बार बोलते आया हूं। तब जाकर ये इकट्ठे होते हुए परिवार दिखाई देता है, मगर दरार इतनी बड़ी भर गई है कि उसको पूरा करने के लिए समय लगेगा। इमीडिएटली मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए, मैं तो कुंडली का अध्ययन करता हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, हेडेक होने पे कौन भी फ्लेम देता हूं। यहां पर सूर्य, फिर एक बार राजेश जी सुन लीजिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वो उद्धव की कुंडली है। राज ठाकरे की कुंडली में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि, कहते हैं कि सूर्य के ऊपर शनि ने पैदा होते ही छाया डाल दी थी। इसलिए समय बताएगा, कुंडली के मुताबिक इसमें आपस में इकट्ठे आना और उसका स्वाद लेना, उसको 5 से 10 साल लगेंगे, जिसका सबसे बड़ा श्रेय अमित और आदित्य को जाएगा। हरिओम। पंडितजी, मला सांगा की राज आणि उद्धव एकत्र येतील असं कोणालाच वाटलं नव्हतं. मलाही अजून तसं वाटतंय की ते राजकीयदृष्ट्या एकत्र येणं कठीण आहे. तुम्ही आता कुंडलीच्या आधारावर सांगितलात, पण राजकारणामध्ये कोणीच कोणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कायमचा शत्रू नसतो. आता नुकतंच एका फोटो सेशनसाठी उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. त्यावेळेला त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना नमस्कार केला, त्यांच्याबरोबर त्यांनी चर्चा केली. नीलम गोरेंना त्यांनी अभिवादन केलं, नमस्कार केला, त्यांना काही गोष्टी विचारल्या. आशिष कुलकर्णी, शीतल म्हात्रे अशा छोट्या नेत्यांना सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी प्रेमाने विचारणा केली. भविष्यात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे एकत्र येतील असं तुम्हाला वाटतंय का कुंडलीच्या आधारावर? देखिए, उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है, समझे आप। गुरु उनका स्वग्रही है, शनि के साथ बैठा हुआ है, चौथे घर में, मासेस के घर में। और एकनाथ की कुंडली धनु राशि की है, धनु राशि का स्वामी गुरु है। ये साइंस समझना हर आदमी के बस का रोग नहीं है। इसके लिए एक जन्म की तपस्या लगती है। 5 साल 10 साल ज्योतिष सीखकर आप ज्योतिष नहीं बन सकते। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए उद्धव के पिताजी उनके गुरु थे और गुरु रहेंगे और गुरु हैं। ये मानते हो ना आप लोग। अब उद्धव की कुंडली की जब हम अध्ययन करते हैं तो गुरु की महादशा और राहु की महादशा 2029 तक तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता कि उद्धव और एकनाथ इकट्ठे होंगे। मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलता हूं कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं युद्ध पातळीवर एक दूसरे की शत्रुता निभाएंगे। काय सांगताय काय? हो, सांगतो नाही, म्हणजे हे कुंडलीमध्ये लिहिलेलं, मी कोण आहे, मी बोलणारा कोण नाही, फक्त विश्लेषण अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की, नवग्रह 27 नक्षत्रों की दया से मैं बोलता हूं। एकनाथ शिंदे डेफिनेटली, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, राज ठाकरे के नजदीक आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उद्धव ठाकरे के नजदीक नहीं। क्योंकि कहीं ना उद्धव ठाकरे के आज भी वो, मैं तो देखता रहता हूं आपके पार्लियामेंट की फुटेजेस वगैरह सब देखता हूं, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के की बॉडी लैंग्वेज इन दोनों की एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो होती हैं। मगर एकनाथ की कुंडली 2029 तक अच्छी है, इसलिए लोग उनके साथ और भी जुड़ेंगे। आप देखिए, इतना कुछ होने के पण मला तर तुम्हाला वेगळंच विचारायचं आहे की आता एकनाथ शिंदे हे राजकीय दृष्ट्या अस्ताला चाललेत असं त्यांचे विरोधक म्हणतायत किंवा त्यांचा दौर संपला असंही काही लोकांना वाटतं. माझा एक मला देवेंद्र जसं तुम्ही आता म्हणालात राज आणि उद्धव, मला देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचं कुंडलीच्या आधारावरचं कॉम्बिनेशन काय असेल हा मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. कुंभ और धनु राशि, धनु राशि एकनाथ की और उनकी कुंभ राशि। ये देखिए, राजनीति में आपने बोला ना कि एवरीबडी इज फ्रेंड एंड एनिमी ऑफ कन्वीनियंस। तो राजनीति में एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि राजनीति में खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। आज मुझे आप बताइए कि एकनाथ के साथ कितने लोग टूटे पिछले 3 महीनों में, बताइए मुझे आप।
कोई नहीं टूटा, जुड़े हैं लोग आज भी। 2-2, 500, 1000 लोग लेकर अपना कारपोरेटर एकनाथ के साथ जोड़ते हैं। 8 MP पण है। ह्याचा राजकीय फायदा होतोय का? राजकीय फायदा है। उसके पास में आज कितने 58 विधायक है, 58 विधायक है सर। मिनिस्टर कितने हैं? 7 MP है। 7 MP हैं। 8वां आने वाला है और अगले 15 दिन में कोई ना कोई, समझे आप? तो 7 MP है उसके पास। आज दिल्ली में भी उसका वर्चस्व है। आप ये बात को भूल जाओ कि एकनाथ शिंदे का अस्त होने वाला है। एकनाथ शिंदे के दिन खत्म, अरे कहाँ खत्म हो गए सर? 58 विधायकों में मेरे को बताओ कौन गया? कुंडलीच्या आधारावर विचारायचं मला, जे दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर किंवा चॅनेलवर नाही 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 नाही, मी तिकडे जातच नाही. आय डोंट गो आफ्टर दॅट. आय डोंट गो आफ्टर दॅट. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील इथेच बसून सांगितला होता आपण, बरोबर आहे? आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील इथेच बसून सांगितला होता. DK शिवकुमार तुरुंगात जातील इथेच बसून सांगितला होता. संजय राऊत तुरुंगात जाती साम टीव्हीला सांगितला होता. लोकांना आठवण आहे, बार बार बघतात लोक ते. तो महाराज समझ के ले लो, आय एम नॉट फेवरिंग एनीबडी. मला कुणाची फेवर करायचेच नाही. आय एम सिटिंग इन माय रूम, आय डोंट गो टू एनीबडी. मी जात पण नाही कोणाकडे. कोणी आले तर स्वागत आहे, नाही आले तर मेहरबानी. देवाची कृपा आहे. ते तुम्ही समजून घ्या की अस्त कुणाचा होत नाही. 58 MLA 7 MP घेऊन अस्त कुठे झाला साहेब? अस्त कुठे झाला? एकनाथ शिंदेकडनं काय घेणे देणे नाही माझे, पण एक गोष्टी ऐकून घ्या, एकनाथ शिंदे विल बाउंस बैक बिफोर 2029. वो स्ट्रांग होता रहेगा. उसके बाद जब गुरु की महादशा शुरू होगी तब बात करेंगे. उद्धव जी की गुरु की महादशा 2029 तक तो इनके आपस के कहीं दूर दूर तक कंपॅटेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती. पंडितजी, माझा शेवटचा प्रश्न, हां. देवेंद्र फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण हा कार्यक्रम करतोय. देवेंद्र फडणवीस 3 वेळा मुख्यमंत्री, एकदा पूर्ण 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला आहे. उद्धव ठाकरे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री. या 3 मुख्यमंत्र्यांचा विचार केला तर ज्या वेळेला आपण पुढच्या वर्षी 22 तारखेला किंवा 21 तारखेला भेटू, यातला कोणता मुख्यमंत्री तुम्हाला अधिक जोरदारपणे राजकारण करताना दिसेल? ये तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रबलता और कुंडली में बल मिलता है वो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में है. देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में इतना अच्छा है कि किसी भी तरह का शत्रु जो है उसके सामने पस्त हो जाएगा. आपने सुना होगा रामायण में बाली करके एक राजा था, सुग्रीव और बाली. बाली क्यों उसका नाम बाली था? क्योंकि उसके सामने जाते ही किसी का भी बल आधा हो जाता था, इसलिए उसको कोई जीत नहीं पाता था. भगवान राम जो विष्णु का अवतार थे उन्होंने उसको मारा था क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी के साथ छल किया था. देवेंद्र फडणवीस के पास बाली जैसा गुण है और आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग, और विष्णु जैसी आंखें हैं. उस व्यक्ति के अंदर मर्यादा है. ही नेवर क्रॉसेस हिज लिमिट्स. आपने देखा उस व्यक्ति ने आज तक इतना लफड़ा हो गया वो 2 नेताओं का, ही नेवर क्रॉसेस हिज लिमिट. जब भी बोलेगा सभ्यता और समाचार लेके बोलेगा. इसलिए इन तीनों की कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कुंडली मुझे दिखाई देती है और आगे आने वाले कुछ साल नजर आते हैं, 15-20 साल जिसमें प्रधानमंत्री के योग, तो वो एक देवेंद्र फडणवीस है. पंडितजींनी जसं सांगितलं तसं येणाऱ्या 15 वर्षातला महाराष्ट्राच्या आणि देशातल्या राजकारणाचा बाहुबली जर कोण असेल तर त्या नेत्याचं नाव आहे देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. देवेंद्र फडणवीसांनी सर्वव्यापी राजकारण करताना आपले मित्र, आपले समर्थक, आपले हितचिंतक या सगळ्यांना बरोबर घेऊन आणि त्यातही महाराष्ट्रातील 14 कोटी जनतेला बरोबर घेऊन या देशाचं आणि राज्याचं राजकारण करावं, याच देवेंद्र फडणवीस यांना शुभेच्छा. आणि त्याचप्रमाणे पंडितजी, आपण जे काही आपल्या कुंडलीच्या आधारावर आणि ग्रहांच्या जोरावर जे काही मांडलेलं आहे कुंडलीमध्ये ते आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलं, त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. पंडित राजकुमार शर्मा यांनी ज्या गोष्टी मांडल्या किंवा जे मुद्दे मांडले ते पूर्णतः कुंडलीच्या आधारावर मांडलेले मुद्दे आहेत.
आपल्याला पंडितजींच्या या भविष्यवाणीबद्दल काय वाटलं हे आपण अत्यंत संसदीय, सभ्य आणि संस्कारपूर्ण शब्दांमध्ये संक्षिप्त स्वरूपात आम्हाला जर कळवलं तर त्याचं स्वागत आहे. आणि आपण जे कळवाल त्यावरती आपण पुढचा एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पंडितजी आपल्याला खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा आपल्या येणाऱ्या काळासाठी. आणि टाइम महाराष्ट्राच्या प्रेक्षकांना सुद्धा माझी विनंती आहे की हा कार्यक्रम आपण हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा आणि बघून झाल्यानंतर तो लाईक करून शेअर करावा. आपल्यापैकी अनेकांनी जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल टाइम महाराष्ट्र तर जरूर सबस्क्राईब करा. आपल्या प्रियजनांना सुद्धा सांगा. माझा सहकारी अनिकेत गज्जा आणि असीम बुरे यांच्यासह मी राजेश कोचरेकर, टाइम महाराष्ट्र, मुंबई.